आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं और वर्तमान समय के सबसे दिलचस्प भू राजनीतिक बदलावों में से एक को समझते हैं। साल 2026 और प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के नेतृत्व में जापान एक ऐसे ऐतिहासिक रक्षा नीति परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये एक ऐसा कदम है जिसने न केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र में बल्कि वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। जहां एक तरफ इसे एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में जापान के विकास के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे नव सैन्यवाद की वापसी बताकर इसकी कड़ी आलोचना भी हो रही है। आइए मिलकर इस बेहद जटिल मुद्दे की परतों को खोलते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के 5 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव। दूसरा, LDP-JIP गठबंधन। तीसरा, जिम्मेदार राष्ट्र का दृष्टिकोण। चौथा, नव सैन्यवाद के आरोप। और अंत में क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके निहितार्थ। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव, युद्धोत्तर शांतिवाद से घातक हथियारों के निर्यात तक। अब ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये पिछले 1 दशक से आकार ले रहा था। 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कुछ नए सिद्धांत पेश किए थे, लेकिन तब हथियारों का निर्यात केवल बचाव और निगरानी जैसे 5 गैर घातक कार्यों तक ही सीमित था। फिर कहानी आगे बढ़ती है 2023 और 2024 तक, जब फुमियो किशिदा के प्रशासन ने इन नियमों में ढील दी ताकि लाइसेंस प्राप्त उत्पादों को वापस उनके मूल देशों में भेजा जा सके। और अब 2026 में प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची की सरकार इस पूरी 5 श्रेणी की सीमा को ही खत्म करने की तैयारी में है, जिसका सीधा मतलब है घातक हथियारों के निर्यात की अनुमति। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। इस पूरी बहस को समझने के लिए 2014 के इन 3 सिद्धांतों को समझना बिल्कुल जरूरी है। मूल रूप से ये एक ऐसा ढांचा था जो इस शर्त पर रक्षा निर्यात की अनुमति देता था कि इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और जापान की सुरक्षा में मदद मिले। लेकिन इसमें एक बहुत स्पष्ट नियम था। तैयार घातक हथियारों को इससे बाहर रखा गया था। अब जो सबसे ताज़ा संशोधन प्रस्तावित हैं, उनका मुख्य लक्ष्य इसी गैर घातक सीमा को जड़ से हटाना है। यानी जापान अब सीधे तौर पर लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और दूसरे मारक उपकरणों का निर्यात करने में पूरी तरह सक्षम हो जाएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, LDP-JIP गठबंधन बदलाव के घरेलू प्रेरक। अक्टूबर 2025 में जापान में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। लंबे समय से सत्ता में रहने वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी LDP ने ओसाका आधारित जापान इनोवेशन पार्टी JIP के साथ हाथ मिला लिया। JIP को अक्सर एक दक्षिणपंथी लोकलुभावन पार्टी माना जाता है। इस गठबंधन ने दोनों के अहम लक्ष्यों को एक कर दिया। LDP का पुराना सपना है जापान के शांतिवादी संविधान में संशोधन करना, और दूसरी तरफ JIP लंबे समय से रक्षा खर्च की सीमाओं को हटाने की वकालत करती आ रही है। इन दोनों ताकतों के एक साथ आने से ही जापान में रक्षा विस्तार का रास्ता इतनी तेजी से साफ हुआ है। ये गठबंधन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री ताकाइची ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि समय आ गया है एक संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव के साथ। यहाँ सीधा इशारा संविधान के उस अनुच्छेद 9 की ओर है जो जापान को युद्ध के अधिकार और सैन्य बलों को बनाए रखने से रोकता है। ये बयान साफ दिखाता है कि हम यहाँ सिर्फ एक नीतिगत बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जापान की बुनियादी पहचान को ही बदलने की दिशा में एक कदम है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की ओर, जिम्मेदार राष्ट्र का दृष्टिकोण, गठबंधनों और उद्योगों को मजबूत करना। जापान के आधिकारिक दृष्टिकोण को देखें तो उनका उपकरण गठबंधन बहुत तेजी से फैल रहा है। फिलीपींस को समुद्री निगरानी के लिए एयर सर्विलेंस रडार सिस्टम दिए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मोगामी क्लास फ्रिगेट पर काम हो रहा है। यूके और इटली के साथ अगली पीढ़ी के फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं। और एक बहुत ही अहम कदम, संयुक्त राज्य अमेरिका को पैट्रियट मिसाइलों का रिवर्स निर्यात किया जा रहा है। जापान का कहना है कि एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में वे समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर क्षेत्रीय खतरों को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जरा इस संख्या पर गौर करें, 8,300। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के लिए सिर्फ एक फ्रिगेट, जी हां, सिर्फ एक युद्धपोत बनाने में 8,300 घरेलू कंपनियां शामिल होती हैं। ये दिखाता है कि जापान का रक्षा उद्योग अंदर से कितना विशाल और आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन सालों से लागू निर्यात प्रतिबंधों की वजह से ये कंपनियां पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही थीं और उनके मुनाफे पर बुरा असर पड़ रहा था।
और अब इस दूसरे बेहद विशाल आंकड़े को देखिए, 43 ट्रिलियन येन। ये जापान का रक्षा बजट है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025 तक जीडीपी के 2% तक पहुंचना है। निर्यात से प्रतिबंध हटने और इतने बड़े बजट के साथ जापानी रक्षा क्षेत्र अब महज एक घरेलू जरूरत नहीं रहा, ये एक अत्यधिक लाभदायक वैश्विक उद्योग में तब्दील हो रहा है। बड़ी बड़ी जापानी कंपनियां अब तेजी से अपने रक्षा विभागों में निवेश और भर्तियां बढ़ा रही हैं। अब चर्चा करते हैं हमारे चौथे हिस्से की, नव सैन्यवाद के आरोप, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विरोध। जैसा कि हमने देखा, ये नीतियां बहुत बड़े बदलाव ला रही हैं और इसी वजह से इनका कड़ा विरोध भी हो रहा है। सबसे तीखी प्रतिक्रिया चीन की ओर से आई है। चीनी राज्य मीडिया शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए एक बहुत ही सख्त चेतावनी जारी की है। इतिहास हमें बार बार बताता है कि जो लोग आग से खेलते हैं वे उसी से नष्ट हो जाते हैं। इन रिपोर्टों में सीधे तौर पर यह तर्क दिया जा रहा है कि जापान की दक्षिणपंथी ताकतें एक बार फिर उसी खतरनाक सैन्य विस्तार के रास्ते पर चल पड़ी हैं। अगर हम इन आलोचनाओं को विस्तार से देखें तो चीनी स्रोतों की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका मानना है कि हथियारों के निर्यात के जरिए एक एशिया प्रशांत नाटो बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जापानी आत्मरक्षा बलों या एसडीएफ में हुई हालिया दुर्घटनाओं को भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है, जैसे एक प्रशिक्षण रॉकेट का गायब होना और एक जानलेवा टैंक शेल विस्फोट। इन घटनाओं को इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है कि सैन्य विस्तार बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। इसके अलावा एक ऐसा सैन्य औद्योगिक परिसर बनाने की चिंता भी है जो बाहरी संघर्षों से मुनाफा कमाए। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब उस साल हो रहा है जब टोक्यो ट्रिब्यूनल की 80वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यही नहीं, कुछ घटनाओं को सीधे विचारधारा से जोड़ा जा रहा है। चाइनीज मिलिट्री ऑनलाइन ने टोक्यो की एक हालिया घटना का जिक्र किया, जहां एक जापानी एसडीएफ लेफ्टिनेंट अवैध रूप से चीनी दूतावास में घुस गया था। इन आउटलेट्स का कहना है कि ये सिर्फ एक छिटपुट घटना नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि जापानी राजनीति और समाज में पनप रही नव सैन्यवादी विचारधाराएं इस तरह के चरमपंथी व्यवहार को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये विरोध सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है। एनएच द्वारा हाल ही में किए गए एक जनमत सर्वेक्षण के अनुसार 53% जापानी नागरिक घातक हथियारों के निर्यात के साफ खिलाफ हैं। टोक्यो में संसद के बाहर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जापान के अंदर ही एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात से खौफजदा है कि ये नीतियां उन्हें दोबारा युद्ध के दलदल में धकेल सकती हैं। अब हम अपने आखिरी और 5वें पड़ाव पे आ गए हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा निहितार्थ, आख्यानों का टकराव। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा है। बाईं ओर जापान का वो युद्ध के बाद का आदर्श है, जहां देश विशुद्ध रूप से रक्षा उन्मुख था और जिसने शांतिवादी संविधान का कड़ाई से पालन किया। लेकिन दाईं ओर देखिए, 2026 की वास्तविकता, जहां नीतियां सक्रिय आक्रामकता का रूप ले चुकी हैं, घातक हथियारों का धड़ल्ले से निर्यात होने वाला है और राजनीतिक नेतृत्व खुलकर एक लंबे आपातकाल की बात कर रहा है। ये महज नीतियों का बदलाव नहीं है, ये दो पूरी तरह से अलग युगों का सीधा टकराव है। और इसी टकराव के बीच से ये सबसे बड़ा और अहम सवाल निकलकर सामने आता है, क्या हथियारों के निर्यात की ओर उठाया गया ये जापानी कदम अपने प्रभाव से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता लाएगा, या फिर क्या ये अनजाने में पूरे क्षेत्र को हथियारों की एक बेहद खतरनाक दौड़ में धकेल देगा? तथ्य हमारे सामने हैं और भविष्य के परिणाम ही आने वाले वर्षों की भू राजनीति को तय करेंगे। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।